हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीएस इंग्लिश एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल कितना जरूरी होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सभी को पता है। राइटिंग स्किल में अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो उसमें आता है लेटर राइटिंग, उसमें आता है एसे राइटिंग, उसमें आता है व्यू काउंटर व्यू, उसके अंदर में आता है रिपोर्ट राइटिंग, उसके अंदर आता है एप्लीकेशन राइटिंग, उसके अंदर आता है इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेम करना। ठीक है, तो ये सारे प्रकार से जो टॉपिक है वो इसमें आता है राइटिंग स्किल में। और साथ में जो है ना, इस टॉपिक के साथ साथ और एक आता है, वो होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मतलब वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। तो इस प्रकार के जो है ना अलग अलग टॉपिक से बना हुआ होता है हमारा राइटिंग स्किल ये पार्ट। और जैसे कि हमें सबको पता है कि राइटिंग स्किल के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, वो सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं ना 4 मार्क्स के लिए आते हैं। सारे टॉपिक जो है ना 4 मार्क्स के लिए आते हैं। राइटिंग स्किल के बारे में जो है ना हमारे पास का होने वाला जो नॉलेज होता है कहीं ना कहीं कम मात्रा में होता है। दैट्स वाई जो है ना ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है हमारी कि राइटिंग स्किल में ही हमारे मार्क्स माइनस हो जाते हैं, कट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस करना जरूरी है। जितना कि फोकस हम टेक्स्ट बुक्स के ऊपर करते हैं, या फिर जितना वैल्यू, जितना इंपॉर्टेंस वी आर गिविंग टू अवर टेक्स्ट बुक सिलेबस, ठीक है, द सेम इंपॉर्टेंट एंड द वैल्यू मस्ट हैव टू बी देयर गिवन, ओके, टू राइटिंग स्किल, चाहे वो कौन सा भी टॉपिक, चाहे वो लेटर राइटिंग हो। अब लेटर राइटिंग में भी एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, और साथ में रिटर्न राइटिंग, सॉरी राइटिंग स्किल में और एक चीज बता देता हूँ, ईमेल राइटिंग भी आता है। ठीक है, ईमेल राइटिंग भी आता है, उसके साथ साथ टूरिस्ट स्लिपलेट भी आता है। 12th स्टैंडर्ड में या फिर 10th स्टैंडर्ड में भी टूरिस्ट स्लिपलेट ये पार्ट आता है, या फिर इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है। और उतने ज्यादा हेडेक वाले नहीं है टॉपिक, हम अपने वीडियो के माध्यम से जो है ना उनको सभी को अच्छी तरह से क्लियर करते जाएंगे। राइटिंग स्किल जिसके नाम लिया, जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया है या फिर जिनका मैंने जिक्र किया हो, वो सारे के सारे टॉपिक हमारे जो है ना लगभग 7th या फिर 8th स्टैंडर्ड से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो तो भी जो है ना वहां पे राइटिंग स्किल का हिस्सा होता है, हमारे क्वेश्चन पेपर का, हमारे एग्जाम का वो पार्ट होता है। हालांकि राइटिंग स्किल जो है ना प्राइमरी क्लासेस में भी होते हैं, जैसे कि 4th 5th 6th स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं, अप टू द 7th स्टैंडर्ड तक की बात करते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल होती है। ऐसा नहीं कि राइटिंग स्किल ये जो पार्ट है 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, वो उसके पहले भी होता है, लेकिन वो जो डिफिकल्टी लेवल होती है कहीं ना कहीं छोटी होती है, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस की। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स 8th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं तो वहां से जो उनका राइटिंग स्किल शुरू हो जाता है, या फिर जो डिफिकल्टी लेवल होती है कहीं ना कहीं जो है ना एक 12th के हिसाब से, 12th के पैटर्न के हिसाब से जो है ना उनको सिखाया जाता है, या फिर उनसे वो करवाया जाता है, ताकि आगे चलकर जब वो 9th में जाएंगे, जब वो 10th के बोर्ड की एग्जाम फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर वो 12th बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय में किसी की प्रकार की तकलीफ उनको नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको एक प्री प्रिपरेशन के तौर पर जो है ना प्राइमरी क्लासेस में भी राइटिंग स्किल सिखाया जाता है। किसे सिखाया जाता है, मतलब अलग अलग राइटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या प्रकार के सेंटेंसेस हो, किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या आइडियाज उसमें हमें इन्वॉल्व करने चाहिए, वो सारी चीजें जो है हम आज इस वीडियो के माध्यम से जो है ना सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आगे सीखने के पहले या फिर वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। और हाँ, आगे आपको कौन सा राइटिंग स्किल सीखना है या फिर किस राइटिंग स्किल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, उस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। उसके साथ साथ अगर ग्रामर का कोई टॉपिक है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज है तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलना। उसके साथ साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, हमारे वीडियो से आपका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर जो भी टॉपिक हमारे वीडियो के माध्यम से हम कवर करते जा रहे हैं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, whether your ideas, your queries are getting cleared or not, you must have to comment it all in our comments. Is it clear? So start करते हैं आज का इस वीडियो का टॉपिक। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू फ्रेम इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, हाउ टू फ्रेम इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो लगभग 8 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने होते हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेम करना मतलब क्या होता है, देखो 8 से 10, ओके, 8 से 10 हमें इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। 4 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन होता है।
तो इंटरव्यू किसकी लेना है? इंटरव्यू हम किसी की भी ले सकते हैं। आप मेरी इंटरव्यू ले सकते हो, मैं आपकी इंटरव्यू ले सकते हो। इवन वी कैन टेक द इंटरव्यू ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, आवर नेबर्स एंड टू एनी पर्सन, okay, who is connected, who is engaged, who is doing any types of jobs, occupations, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। इवन वी कैन इंटरव्यू टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हम किसी की भी इंटरव्यू ले सकते हैं, छोटे की, बड़े लोगों की, जो ओल्ड एज के होते हैं लोग उनकी भी ले सकते हैं, किसी की भी इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन किसी की भी इंटरव्यू लेना मतलब किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछकर वो इंटरव्यू तैयार करना, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, प्रोफेशन मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशंस होते हैं, मतलब जहाँ पे क्वालिफाइड लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, तो उनकी अगर इंटरव्यू लेना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, उनकी अगर इंटरव्यू लेना है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने होते हैं। किसी स्टूडेंट अगर सॉरी बम ब्लास्टिंग हो रही है, यहाँ पे पटाखे बोल रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स की, जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अगर इंटरव्यू लेना है तो हमें डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। स्पोर्ट पर्सन की अगर इंटरव्यू लेना है तो उस समय में हमें अलग प्रकार के क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तैयार करे जाते हैं, किस प्रकार से इंटरव्यू लिया जाता है वगैरह वगैरह, उसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, उसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ जो है ना इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा फ्रेमिंग व्हाट क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ओके, फॉर द इंटरव्यू। कितने क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं? लगभग 8 से 10, ठीक है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन ही हमें बनाना होता है। और कितने मार्क्स के लिए ये टॉपिक आता है हमारे लिए? 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल में कि 4 मार्क्स के लिए जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं किस प्रकार से फॉर्म करना चाहिए, किस प्रकार से फ्रेम करना चाहिए, और उसके साथ साथ किस प्रकार से वैल्यूएशन होता है, किस प्रकार से इनको मार्किंग स्कीम होती है। 4 मार्क्स के लिए तो है ही है, लेकिन किस टॉपिक को लेकर कितने मार्क्स दिए जाते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखो इंटरव्यू के क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है और जो एंडिंग होती है, मतलब किस प्रकार से, किस क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया है और किस क्वेश्चन से आपने इंटरव्यू कंक्लूड की है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ठीक है। इन दोनों को लेकर जो है ना आपको मिलता है 1 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क्स इसका वेटेज है। किसको? हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंटरव्यू एंड हाउ यू कंक्लूड योर इंटरव्यू। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में जो क्वेश्चंस हमने डाले वो क्या वेटेज के है, क्या आइडियाज या फिर क्या मैसेज या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसके लिए 1 मार्क्स होता है। उसके बाद जो बीच वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बीच वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको 1 मार्क्स होता है, 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है, आपने किस प्रकार से सीक्वेंस लगाया है क्वेश्चन का, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि किसी की भी इंटरव्यू लेना है तो बेसिक से उसकी लाइफ स्टोरी जो है, ठीक है, पहले दिन से लेकर जो है ना इस प्रकार से हमें क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई कब उसकी डेथ हो गई या फिर डेथ होने के पहले क्या कर रहा था और फिर उसका जन्म कैसे, उल्टे सीधे क्वेश्चन अगर है तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। इसलिए सही ढंग का इक्वेशन क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस होना चाहिए, उसके लिए 1 मार्क्स होता है। और ये हो गए 3 मार्क्स। अब चौथा मार्क्स किसके लिए होता है? 4th मार्क्स होता है आपके ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है ऑफ द सेंटेंसेस, उसके लिए होता है कि किस प्रकार से आपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया है, क्वेश्चन को फ्रेम किया है ग्रामेटिकली, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। इज इट क्लियर? जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं वो किस प्रकार के वर्ड्स है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नहीं तो किसी की इंटरव्यू लेते हैं, जरूरी नहीं कि एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है, जिसकी हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो एजुकेटेड है, लिटरेट है, इज द मैन ऑफ लेटर, ऐसा तो नहीं होता। इलिटरेट लोगों के भी हमें इंटरव्यू लेना होता है, ठीक है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं या फिर छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं या फिर छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं। तो धंधे करने मतलब छोटा मोटा जॉब करना, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने पेट भरने के लिए, चोरी चवाटी नहीं करना है। तो ऐसे लोगों को जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या फिर उनके इंटरव्यू लेते हैं तो छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स
ठीक है, हमने यूज करना चाहिए। तो वर्ड्स क्या प्रकार के यूज किए हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या प्रकार से यूज किया है, ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स आपने किए नहीं किए, ये सारी चीजों को लेकर एक मार्क्स होता है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है ना 4 मार्क का वेटेज जो है हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए होता है। अब सामने चलते बताऊंगा आपको कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने भी आप इंटरव्यू लो, जितने लोगों की भी आप इंटरव्यू ले लो, लेकिन उन सभी में जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। अब कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। क्या क्या फील्ड से जुड़े हुए या क्या टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू को में आनी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। और साथ में ये भी बता देता चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है एक सिंगल आइडिया के लिए हमें पूछना है, मतलब एक ही आइडिया या फिर एक ही प्रकार का क्वेश्चन का आंसर या फिर एक ही प्रकार का एक ओपिनियन उनका जानना है, तो उसके लिए जो ना ढेर सारे क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं। सिंगल एवरी सिंगल क्वेश्चन सिंगल आइडियाज, इज इट क्लियर। इस प्रकार से। और हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, मतलब इंट्रोगेटिव का भी हम यूज कर सकते हैं। तो WH और वर्बल एप्लीकेबल है, दोनों लागू है। सॉरी, इसका भी थोड़ा सा आवाज आ रहा है क्योंकि बगल में जो है ना लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बात करते हो और कौन कौन से ऐसे ये रहेंगे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन क्वेश्चंस आते हैं मतलब होते हैं जो कि सभी इंटरव्यू के लिए लागू होते हैं। सबसे पहले मैं उसकी बात बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन हमें फ्रेम करना है। इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग होती है, किसी की भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू वगैरह वगैरह, ये जो होता है, ठीक है, फॉर्मेलिटी, ये तो कंप्लीट करना होता है। लेकिन हाय, हेलो, हाउ आर यू नहीं करना है हमें, तो हमें विश करना है उनको समय के हिसाब से। समय के हिसाब से मतलब दोपहर के समय में अगर इंटरव्यू लेते हैं तो गुड आफ्टरनून होगा, इवनिंग के समय में अगर इफ यू आर टेकिंग इंटरव्यू तो गुड इवनिंग होगा, और मॉर्निंग के समय में लेते हैं तो गुड मॉर्निंग होगा। लेकिन जनरली जितने भी हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे पेपर में आए हुए, तो उस समय में हमारा जो स्टार्टिंग का लाइन होना चाहिए वो गुड मॉर्निंग ही होगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग विद दैट पर्सन। पहली बार जो है हम उनको मिलने जा रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए। देखो, गुड मॉर्निंग ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारे इंटरव्यू की स्टार्टिंग है। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे सर, मैडम कोई भी हो सकते हैं, सर, मैडम, ठीक है, सर या फिर मैडम, क्योंकि जरूरी नहीं कि सर की इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब जेंट्स की इंटरव्यू ले रहे हैं, मैडम लोगों की, लेडीज लोगों की हम इंटरव्यू नहीं ले रहे करके। ओके, हैप्पी टू सी यू, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। हैप्पी टू सी यू, इज इट क्लियर। हैप्पी टू सी यू, इस प्रकार से हमें स्टार्टिंग करना है। इसके लिए वेटेज होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे इंटरव्यू की स्टार्टिंग है। अब देखो, क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, कॉमन क्वेश्चन जो आपको हर एक इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे या फिर हमारे होते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है नेम से जुड़ा हुआ, ठीक है, नेम से जुड़ा हुआ। अब किसी की भी हम इंटरव्यू लेते हैं, किसी की भी इंटरव्यू लेते हैं तो हम उनको नाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं। लेकिन देखो, जो वेल क्वालिफाइड, सो कॉल्ड, वेल फेमस, वेल नोन पर्सनैलिटीज होती है, तो उनकी अगर हमें इंटरव्यू लेना है तो उस समय में नाम नहीं पूछना है, नाम नहीं पूछना है। जो वेल नोन पर्सनैलिटीज होती है, वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल, ठीक है, पर्सनैलिटीज होती है, तो उस समय में उनको नाम नहीं पूछना है। देखो, नाम पूछने की गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बड़े, इतने बड़े इंसान को या फिर व्यक्ति को, पर्सन को नाम पूछना मतलब एक प्रकार से उनकी इंसल्ट होती है। नाम उनका पता है, सारी दुनिया को पता है, हमें पता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए लिखे पढ़े जानकार लोगों का नाम नहीं पूछना है। अदरवाइज एक नॉर्मल तौर तरीके से अगर देखा जाए तो नाम हर एक इंटरव्यू में आता है, ठीक है, बस कुछ एक्सेप्शनल, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन आता है क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने नाम के बारे में बताया, सेम जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ भी लागू होता है, ठीक है। जो वेल नोन पर्सनैलिटीज होती है, जो फेमस पर्सनैलिटीज होती है, उनको उनका क्वालिफिकेशन पूछने वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, नाम और क्वालिफिकेशन।
ये दोनों क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में नहीं आएंगे आमतौर पर, ठीक है, जो कम लिखे पढ़े होते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल की इंटरव्यू लेना है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल की इंटरव्यू लेना है तो नाम और क्वालिफिकेशन नहीं पूछेंगे आप, लेकिन अगर हमें टीचर की इंटरव्यू लेना है तो आप क्वालिफिकेशन उनको पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो नाम जो है ना जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वालिफिकेशन हम पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लर्क की अगर इंटरव्यू लेना है तो हम नाम पूछेंगे, ठीक है। प्यून की अगर इंटरव्यू लेना है तो हम नाम पूछेंगे। किसी वर्कर की, किसी गवर्नमेंट सॉरी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर की अगर हमें इंटरव्यू लेना है तो नाम पूछेंगे। किसी एक्टर की तो नाम पूछेंगे। किसी स्पोर्ट पर्सन की तो नाम पूछेंगे। कोई प्राइवेट बिजनेस से या फिर प्राइवेट एक्टिविटी से, प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनका हम नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नाम जिसको पूछ रहे, जिनको क्वालिफिकेशन पूछ रहे, देखना है कि वो प्राइवेट सेक्टर में तो है, प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है उनका नेम एंड फेम क्या है, उनकी प्रसिद्धि क्या है, कितने लोग जानते हैं वगैरह वगैरह, इनके बारे में भी हमें सोचना है, ठीक है। बड़े से रिच वेल्दी पर्सन अगर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, या फिर पूरे नेशनल लेवल पे पूरा देश जानता है उनको, ऐसे लोगों का हमें क्वालिफिकेशन नहीं पूछना है, ना ही नाम पूछना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ अगर पूछना है हमें अंबानी की इंटरव्यू लेना है, टाटा बिरला की इंटरव्यू लेना है, टाटा बिरला मतलब पता है ना हमें, रतन जी टाटा, इनकी अगर इंटरव्यू लेना है तो नाम क्वालिफिकेशन नहीं पूछना है, इज इट क्लियर। लेकिन चाय वाले दुकान के इंटरव्यू लेना है, चाय वाली दुकान मतलब चाय की दुकान चलाने वाले जो काका जी होते हैं उनको इंटरव्यू लेना है तो हम वहां पे नाम और क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं, इज इट क्लियर। चलो सामने चलते हैं, तो ये होगी बात नेम, और दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारा क्वालिफिकेशन का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, ठीक है, हॉबीज, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, मैं और सामने सिखाऊंगा, बना के देखेंगे, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है तो ये जनरली हर एक इंटरव्यू का पार्ट है, ठीक है। तो ये हॉबीज और इंटरेस्ट मतलब किस फील्ड में क्या करने में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या करना चाहते हो या फिर क्या करते रहते हो, ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लगातार निरंतर करते रहते हो या फिर वो करने में आप मजा लेते हो, एंजॉय करते हो। हॉबीज क्या है, रीडिंग हॉबीज हो सकती है, प्लेइंग हो सकती है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रकार की ड्राइंग वगैरह वगैरह। तो ये हॉबीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। सामने चलते हैं ठीक है, कि यही फील्ड आपने क्यों चूज की, ठीक है। जैसे कि कोई टीचर अगर मेरी इंटरव्यू लेते तो मुझे पूछेंगे कि यही फील्ड आप क्यों चूज किए, ठीक है, एज योर करियर, ठीक है। प्रिंसिपल को तो उनको पूछेंगे। डॉक्टर की अगर इंटरव्यू लेते क्यों भाई यही डॉक्टर की फील्ड जो है आपने क्यों चूज की है, ठीक है, इस प्रकार से। प्राइम मिनिस्टर को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या फिर उनकी इंटरव्यू लेते हैं तो हम उनको भी पूछ सकते हैं कि यही जो है, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ जो है ना आपने क्यों चूज की है, पॉलिटिक्स ही क्यों ज्वाइन की है। तो ये भी जो है ना फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा कि क्यों आपने ये फील्ड चूज किया है, ठीक है। सिलेक्ट फील्ड एज ए सॉरी ठीक है, एज ए करियर, ये रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 5 बताना चाहूंगा, ठीक है, यस, क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, क्वालिटीज रिक्वायर्ड, क्या क्वालिटीज है जो आवश्यक होती है, क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, बराबर है। कौन कौन सी क्वालिटीज जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, देखो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग इसके क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जो हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, इसके आंसर हमें क्वेश्चन मतलब आंसर शीट में लिखने नहीं होते, ओनली एंड ओनली वी हैव टू फ्रेम, वी हैव टू राइट डाउन क्वेश्चंस, ठीक है, आंसरिंग नहीं करना है। कुछ दिनों के पहले एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर जी क्वेश्चन के आंसर भी लिखना पड़ता होता है, कि धन्य वो बाबा पांडुरंगा परमेश्वरा, क्या बच्चे लोग होते हैं, ठीक है। सो क्वालिटी इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, किसी को भी आप पूछ सकते हो, लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैमिली बैकग्राउंड के साथ रिलेट करता है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड। अब देखो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए इंसान, जैसे कि टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, ड्राइवर है वगैरह वगैरह, या फिर कोई प्राइवेट जॉब करने वाले, चाहे वो वेजिटेबल सेलर हो या फिर
किसी भी प्रकार का। तो उनके घर का अगर जैसे कि किसी के पिताजी अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर मतलब कोई दुकानदारी अगर चला रहे हैं तो ठीक है, पिताजी क्या करते हैं अपने बच्चों को भी वो दुकान में लगा देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चे को जो है ना बैकग्राउंड, किसी के पिताजी टीचर होते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं टीचर प्रोफेशन ही अच्छा है इसलिए आप टीचर ही बनोगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के लिए या फिर उस इंसान के लिए जिनकी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए बैकग्राउंड होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इंसान के पीछे सुटेबल या फिर रिलेटेड बैकग्राउंड था। कुछ लोगों के घर में वो बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन फिर भी जो है ना वो जो स्टूडेंट्स या फिर वो जो इंसान है उस फील्ड में उस प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक रहेगा फैमिली बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। इवन फार्मर भी है ना, फार्मर की भी अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो भाई आप फार्मर बन गए हो तो क्या आपके माता पिता आपके जो पूर्वज है, ठीक है, वो भी खेती करते थे या फिर आप अलग धुन के साथ जो है ना खेती करने लगे? आपके पूर्वजों की खेती है, उन्होंने ये जो एक्टिविटी है आपको हैंडओवर किया या फिर आपने खुद होकर जो है ना इस एक्टिविटी में इंटरेस्ट लिया? ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ लेवल पर एग्रीकल्चरल फील्ड में एंट्री करते हैं। तो आएगा हमारा फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में हर एक इंसान की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, मैं मेरे जीवन के बारे में या फिर मेरा जो विचार है जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, वो कुछ अलग है, या फिर किसी और इंसान की जो दूसरा इंसान है वो कुछ अलग सोचता है जिंदगी के बारे में, कोई तीसरा जो है ना कुछ अलग तरीके से सोचता है। तो हमारी जो फिलोसॉफी होती है अबाउट अवर लाइफ और रिलेटेड टू अवर लाइफ और नजरिया जो होता है जीवन के तरफ देखने का वो अलग अलग होता है। एंड दैट्स व्हाई हम ये क्वेश्चन वहां पे मेंशन कर सकते हैं, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये चीज आएगी वहां पे। होती है ना, स्ट्रेंथ भी होती है हमारी, क्योंकि एक साइड कमजोर होती है तो दूसरी साइड जो है ना मजबूत होती है। तो कमजोर मतलब वीकनेस है हमारा और जो मजबूत मतलब स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि अब देखो टीचर की अगर बात करते हैं तो उनकी वीकनेस कौन सा होता है? जैसे कि मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, मुझे साइंस में इंटरेस्ट ना हो, या फिर वो सब्जेक्ट का उतना नॉलेज ना हो, मुझे डर लगता हो, तो मेरी वीकनेस क्या है? साइंस और मैथ्स रहेगी। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है? मेरी स्ट्रेंथ रहेगी ये वाली। ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ कौन सी रहेगी? इंग्लिश वाली। इज इट क्लियर? इसके पहले जो लिखा है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में हम क्या सोचते हैं, जीवन के बारे में हम क्या सोचते हैं। ठीक है, जीवन के बारे में हम क्या सोचते हैं मतलब फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। देखो सभी के विचारों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जीवन के बारे में या फिर जीवन के बारे में हमारे जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इसके बारे में मेरे दिमाग में जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे विचार चल रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो जो विचार रहेंगे वो आपसे भिन्न रहेंगे। आप कुछ अलग सोच रहे हो ब्लैक बोर्ड के बारे में, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। कोई अगर तीसरे पर्सन की बात करते हो तो वो कुछ अलग ब्लैक बोर्ड के बारे में बता देगा अगर उसको पूछते हो तो। ठीक है, यहाँ पे हम पूछते हैं तो देखो हर एक चीज के तरफ देखने का जो नजरिया होता है लोगों का वो अलग अलग होता है। हेड टू हेड जो होता है, हेड टू हेड जो व्यूज ओपिनियंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी को हम कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। जीवन को आप किस तरीके से देखते हो या फिर जीवन के बारे में आपका क्या कहना है, जीवन मतलब क्या है, किस प्रकार से इसको डिफाइन करोगे, इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे। इज इट? तो दिस इज व्हाट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, उसके बाद सामने चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 रहेगा एम्बिशन इन लाइफ। ठीक है, एम्बिशन या फिर इसको हम गोल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम ड्रीम कह सकते हैं ऑफ लाइफ। ठीक है, एम्बिशन क्या है आपके लाइफ का, ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? हालांकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचिंग ही मेरा गोल है, उससे भी आगे मैं कुछ करना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? फार्मिंग अगर कोई कर रहा है, कोई फार्मर है, तो जरूरी नहीं कि उसकी लाइफ जो है ना वो खत्म कर देना चाहता है उस फार्मिंग एक्टिविटी में। हो सकता है वहां से कुछ वो इनोवेशन करना चाहता है, कुछ रिसर्च करना चाहता है। इज इट क्लियर? उसके आगे कुछ बनना चाहता है।
समझे ना। तो ये है क्वेश्चन हमारा, एम्बिशन, गोल, ड्रीम ऑफ लाइफ, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। और नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, सामने अभी तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन किसने आपको इंस्पिरेशन दिया है? इंस्पिरेशन या फिर बोलते हैं ना आइडियल कौन है? आइडियल, या फिर उसको बोलते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल, ठीक है, इटिस्ट। तो देखो, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग लगभग हर एक इंटरव्यू का हिस्सा बनते हैं, हर एक इंटरव्यू का। ये सारे जो है ना कॉमन क्वेश्चंस, इनसे भी बहुत सारे है, बहुत सारे है, ठीक है, लेकिन ये जो है, ठीक है, लगभग लगभग ये जो है ना हर एक इंटरव्यू में हमें दिखाई देते हैं, या फिर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे हर एक इंटरव्यू में लाओ, ठीक है, इसमें से कुछ, ठीक है, इसमें से कुछ आप इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये कुछ, ये कॉमन क्वेश्चन है जो अलग अलग इंटरव्यू में दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द इंटरव्यू, फ्रेमिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये टॉपिक है, इन टॉपिक से जुड़े हुए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। इन ये सारे के सारे टॉपिक से अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, समझ लेने हमारी एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस या फिर इंटरव्यू तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 लिख के दिए हैं, इससे भी आगे बनते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि हम अलग अलग लोगों की इंटरव्यू लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी बेसिक नॉलेज, हाउ टू फ्रेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए? 8 to 10 क्वेश्चन होने चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 के आगे भी बढ़ा लेते हैं। भाई इजी है, जम रहा है, मेरे पास समय है, लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते। अच्छी बात है, राइटिंग स्किल जो है ना आपकी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, लेकिन इतना समय ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमने 12-15 जो है ना क्वेश्चन लिख के रख दिए, इसका मतलब 4 में से जो है ना 5-6 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मिलेंगे तो 4 में से 3.5 4 इसी की बात होगी, 5-6 की बात नहीं होगी। इसलिए कितने रीजनेबल, आपके कम से कम 8 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है? 10 की लेवल है, बस उससे आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर? अब मान के चलो कि हम मेरी खुद की इंटरव्यू लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, ठीक है, मेरी खुद की, एक टीचर की, एक लेक्चरर की जो है ना इंटरव्यू लेना है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, 8 to 10 क्वेश्चन बनाने हैं। और हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमें उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में ऐड नहीं करना है, ठीक है। उतना ज्यादा पर्सनली, ठीक है, उस इंसान को नहीं लेना है, नहीं लेना है। इसका मतलब पर्सनल लाइफ के साथ एकदम डीप तक जो है। नहीं तो सर जी कितने बच्चे हैं, दाल खाते हैं क्या, रोटी खाते हैं क्या, अच्छा बीवी ससुराल वगैरह जाती है क्या, ससुराल मतलब आपके ससुराल, उनके पिताजी के घर में जाती है क्या, कितनी बार जाती है, क्या लाते खाने के लिए वगैरह वगैरह। दहेज दिया क्या आपके ससुर जी ने, गाड़ी से घूमते हो क्या, पेट्रोल कितने का डालते हो, जरूरी नहीं है, चाय पीते हो क्या। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना पर्सनल लाइफ के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस वहां पे नहीं आना चाहिए। जिसकी भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं उस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन ही, ठीक है, क्योंकि वी हैव टू नो और वी आर आस्किंग, वी आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन जस्ट टू नो, ओके, मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोफेशन, प्रोफेशन से जुड़ी हुई चाहिए, ठीक है, पर्सनल लाइफ के साथ नहीं। तो चलो फ्रेम करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब मैंने कहा हाँ किसकी है इंटरव्यू, अभी हमें टीचर की इंटरव्यू लेना है। तो देखो टीचर या फिर लेक्चर मान के चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सामने चलते हैं सेकंड वन, क्यों आपने चूज किया, ठीक है, यही फील्ड जो है ना टीचिंग प्रोफेशन ही आपने क्यों चूज किया है। सो व्हाई डू यू चूज टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन।
आपने यही फील्ड क्यों चूज किया? इसी थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के साइज के अनुसार थोड़ा सा जो वर्ड का फॉन्ट है उसको साइज जो है ना थोड़ा सा छोटा रखता हूँ, माफ कीजिएगा, समझने की कोशिश करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थर्ड, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? What was your favorite subject? Okay. In college and why? And why? तो आपके कॉलेज लाइफ में, मतलब कॉलेज का जब एजुकेशन किया आपने तब जाके आप लेक्चर बने हो, तब जाके आप टीचर बने हो जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में, ठीक है। तो आपके कॉलेज लाइफ की अगर हम बात करते हैं या फिर उनके कॉलेज लाइफ की अगर बात करते हैं तो उनको कॉलेज लाइफ में या फिर कॉलेज में पढ़ाई करते समय जो है ना कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद था और क्यों था, तभी जाकर जो है ना उस सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया एंड ही बिकेम ए टीचर और ए लेक्चर, ठीक है। सामने चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा व्हाट इज द रूल ऑफ, व्हाट इज द रूल ऑफ रोल क्या है, टीचर का रोल क्या होता है स्टूडेंट्स के जीवन में या फिर सोसाइटी के जीवन में या फिर देश के लिए। सो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? क्लास में भी उनका एक रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन क्लासरूम? इन क्लासरूम ये रहेगा, क्लासरूम में उनका रोल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सामने फ्रेम करेंगे, फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज योर फिलोसॉफी ऑफ लाइफ? लाइफ के बारे में आपकी क्या विचार है? लाइफ के बारे में कैसी जीनी चाहिए, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, ठीक है। लाइफ के तरफ किस एंगल से देखना चाहिए। देखो हर एक के जीवन में जो है ना अप डाउन होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, बैरियर्स होते हैं, जो है ना उनको फेस करते समय कोई इंसान जो है ना गिव अप कर देता है, मतलब वो छोड़ देता है, कोई इंसान जो है ना उसको फेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हर एक इंसान की जो लाइफ होती है एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं, डिफरेंट होती है। जो छोड़ देते हैं वो अपने लाइफ के बारे में या फिर उसकी जो सोच होती है, फिलोसॉफी होती है लाइफ के बारे में कुछ डिफरेंट होती है। जो छोड़ते नहीं, जो 1000 बार फेल होते हैं लेकिन फिर भी जो है ना जब तक उनके मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं वो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लेते रहते हैं, स्ट्रगलिंग करते रहते हैं। दैट मींस दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसॉफी टुवर्ड्स देयर लाइफ एंड द पर्सन हु गिव अप, हु क्विट, ही हैज डिफरेंट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसलिए पूछा गया है कि व्हाट इज योर फिलोसॉफी ऑफ लाइफ? लाइफ के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, क्या बताना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट। देखो अनेक प्रकार के क्वेश्चन जो है ना मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही बोर्ड में आएगा करके या फिर यही आपके एग्जाम में आएगा करके। इससे जुड़े हुए आप कितने तो भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, आपको पूरी आजादी है। राइटिंग स्किल में जो ना पूरी आजादी होती है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, लेकिन जो भी कुछ लिखना है वो सटीक होना चाहिए, रिलेटेड टू दैट टॉपिक होना चाहिए, रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन होना चाहिए। व्हाट शुड स्कूल डू? स्कूल ने बच्चों के दृष्टिकोण से, ठीक है, मतलब क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए स्कूल के तरफ से, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन स्कूल ने जो है ना अपने बच्चों के लिए अरेंज करना चाहिए, उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सो व्हाट शुड स्कूल्स डू फॉर स्टूडेंट्स? फॉर स्टूडेंट्स ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सिंपल तरीके से। देखो क्वेश्चन जो हम फ्रेम करते हैं बहुत ही लेंदी नहीं करना है, ये 4-2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं करना है। सिंपल 4-5 वर्ड वाले सिंपल क्वेश्चन फ्रेम करो, खत्म कहानी।
नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है एक एक क्वेश्चन जो है ना 3-3 4-4 लाइन का करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इतने कॉम्प्लिकेटेड हार्ड वर्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज करते हैं। ऐसे नहीं करना, उसकी वजह से जो होता है ना, जो चेक करने वाले इंसान होते हैं, जो टीचर्स होते हैं ना, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट होता है। ठीक है, निगेटिव मैसेज जाता है, जिसके कारण जहां पे आपको 3 मार्क्स मिलने चाहिए वहां पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए सिंपल सिंपल लैंग्वेज और सिंपल सिंपल वर्ड्स का हमें यूज करना है। हाउ डू यू हैंडल, आप किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करते हो, और खास करके वो बच्चे जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, हाउ डू, सॉरी ये नहीं, हाउ वुड चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, हाउ वुड यू हैंडल स्टूडेंट हु, जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास की जो शांतता होती है वो भंग कर देते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार के बिहेवियर कर देते हैं जिसके कारण जो है ना टीचर को पढ़ाते समय या फिर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ते समय तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सो हु डिस्टर्ब क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना, नहीं तो फिर आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। हाउ वुड यू हैंडल स्टूडेंट हु डिस्टर्ब दी क्लास, क्योंकि कुछ टीचर लोग जो है ना बड़े से गुस्से होते हैं, रागीट स्वभाव के होते हैं, वो पनिशमेंट दे देते हैं, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो प्यार से जो है ना उन बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं और सही लाइन पर लाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कभी कभी ठोकते भी है और कभी कभी जो है ना प्यार से बात करते हैं। अलग अलग टीचर का अलग अलग फंडा होता है डील ओके विद द स्टूडेंट्स। सामने चलते हैं। यस, अब नहीं देगा इस इंस्पिरेशन वाला हुआ क्या नहीं हुआ? हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर रोल मॉडल, किसी को भी किसी ना किसी को देखकर जो है ना उनको लगा कि मुझे भी टीचर होना चाहिए, इस प्रोफेशन में एंटर करना चाहिए। इज इट क्लियर? सो इंस्पिरेशन या फिर रोल मॉडल या फिर आइडियल पर्सन भी आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन के अंडर में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, ये क्वेश्चन हुआ क्या? नहीं हुआ। ओके, सो व्हाट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज you face in your life, so what types of difficulties, sorry आप एक मिसिंग हो गया, of difficulties you faced in your life to become teacher or to reach up to this level। ठीक है, ये जो प्रोफेशन में आपकी एंट्री हुई है, ठीक है, तो आप टीचर बन गए हो, तो टीचर बनने के लिए आपने अपने जीवन में जो है ना किस प्रकार के चैलेंजेस का, डिफिकल्टीज का सामना किया, क्या प्रकार के ऐसे बैरियर्स आए थे जिनको फेस करके जो है ना आप टीचर बन गए हो, आप प्रिंसिपल, आप डॉक्टर बन गए हो, आप इंजीनियर बन गए हो। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा, डिफिकल्टीज दैट पर्सन फेस्ड टू रीच अप टू दैट लेवल। और नेक्स्ट रहता, ठीक है, नेक्स्ट इस प्रकार से रहेगा हमारा, ठीक है, do you have any, ठीक है, do you have any advice to upcoming generation wishing to become a teacher, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमने लिखा है डू यू हैव एनी एडवाइस
एनी एडवाइस, एनी सजेशन, एनी मैसेज, इसे ऐसे भी वर्ड हम लिख सकते हैं इसमें. सो डू यू हैव एनी एडवाइस टू अपकमिंग जनरेशन विशिंग टू बिकेम ए टीचर? जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, जो कि टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चर बनना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो है ना इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, ठीक है, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस के बारे में सोच रही है या फिर प्राइवेट कोचिंग के बारे में सोचते होंगे. ठीक है, तो इस प्रोफेशन में एंटर करना चाहने मतलब जो करना चाहते हैं, ठीक है, जो विशिंग लेके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए, उस अपकमिंग जनरेशन के लिए, या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है जिनका ड्रीम है कि मुझे आगे चलकर लेक्चरर होना है या फिर टीचर बनना है, तो उनके लिए कुछ मैसेजेस है क्या, कुछ एडवाइस है क्या, या फिर कुछ अपने तरफ से बताना चाहते हो क्या? ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन. और जनरली ये जो क्वेश्चन है ये भी जो है हमारे हर एक इंटरव्यू में हम लिख सकते हैं. ठीक है, अगर फार्मर है तो क्या वो अपने बाल बच्चों के लिए या फिर जो दूसरे लोग होते हैं या फिर देश की जनता होती है उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं? डॉक्टर है वो भी कोई ना कोई मैसेज देना चाहेंगे, इंजीनियर है तो भी मैसेज देना चाहते हैं, या फिर कोई अगर स्टूडेंट्स, मेरिट स्टूडेंट्स है, उसके अगर इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी जो है ना अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए जो मेरिट में आना चाहते हैं, गुड रैंक्स में पास होना चाहते हैं, उनके लिए भी वो मैसेज दे सकता है. कोई अगर स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, मान के चलो कि हमारे देश के स्पोर्ट पर्सन है या कपिल देव जी है, ठीक है, MS धोनी साहब है, उसके साथ साथ तेंदुलकर साहब है, ठीक है, विराट कोहली जी है, इनके इनसे इनके जैसे जो बाकी अगर अदर स्पोर्ट पर्सन है, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड हो गए, बाकी अदर जो स्पोर्ट एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, उनसे भी रिलेटेड हमारे पास जो है ना वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज है, उनके अगर इंटरव्यू लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज जो है ना अपने से छोटे लोगों के लिए छोड़ना चाहेंगे या फिर देना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में आना चाहता है या फिर जो इस फोटो या फिर गेम को एज अ करियर, एज अ पार्ट ऑफ द करियर, ठीक है, बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो? क्या प्रकार से उसने प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, इस चीज के ऊपर उन्हें कंसंट्रेशन करना चाहिए, क्या प्रकार का उनका डाइट होना चाहिए, क्या प्रकार का उनका एक्सरसाइज होना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना उनके लास्ट के मैसेज में आ सकती है या फिर आती है, या फिर लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकती है. इसलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से लिखना है कि आपको कुछ मैसेज देना मतलब देना है या फिर कुछ एडवाइस, कोई सजेशन देना चाहते हो. इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से बनेंगे हमारे इंटरव्यू के 10 क्वेश्चंस. अब ब्लैक बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा होने की वजह से जो है मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज में लिखे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो सेंटेंसेस है वो जरा से चिपके हुए लग रहे हैं, माफ करना इस चीज के लिए. लेकिन इस प्रकार से जो है ना हम इंटरव्यू के क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है. ठीक है, इतने क्वेश्चन बना दिए, इस प्रकार के भी बना दिए, इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंसेस भी अगर बना दिए, मतलब क्वेश्चन भी अगर फ्रेम करते हैं, तो भी जो है हमें 4 में से 3 मार्क्स पक्के में मिलना है. ठीक है, 100% मैं बता देता हूँ कि 3 and 3.5 मार्क्स हम आराम से ले सकते हैं. ठीक है, 4 मार्क्स नहीं, मैं गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि 4 मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर जो ग्रामेटिकल सिंबल्स होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, दिया नहीं दिया, ये सारी चीजें मायने करती है, तो उनके लिए जो है ना आधा मार्क्स वैसे भी हमारा चला जाता है. लेकिन इस प्रकार से सिस्टमेटिकली हम बनाते हैं तो डेफिनेटली जो है हमारे 3 से 3.5 मार्क्स हमें मिलना ही है इफ वी आर राइटिंग in understandable language, nice and good handwriting in a proper sequence. Is it clear? So this was all about the framing interview questions. यहाँ पे एक जो है मैंने डेमो के तौर पर एक टीचर की इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे उसका एक फॉर्मेट बना के दिया है. उसके पहले मैं आपको बता दिया है कि क्या प्रकार के क्वेश्चन जो है ना कॉमन होते हैं जो हर एक इंटरव्यू में हम पूछ सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? आई होप ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. एक आइडिया जो है ना आप क्लियर हो गया होगा या फिर आइडिया आ गया होगा कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं और क्या प्रकार के क्वेश्चन जो है ना हम इंटरव्यू के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो विशिंग यू द बेस्ट. इस वीडियो के लिए इतना ही. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग अंदाज के साथ.
अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द लिसनर्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू lots of success. Thanks a lot.